मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रेक्टिफायर्स को डिस्कस किया था। एक गैप के बाद इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। आज मैं ब्रीफ में पिछले कुछ लेक्चर्स की अगर बात करें, क्योंकि हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डीसी पे वर्क करते हैं और डीसी बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर हम डायरेक्ट कोई डीसी सोर्स लेते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, जबकि एसी बहुत चीप है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। तो हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है दैट इज रेक्टिफायर, डिस्चार्ज। हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि नॉर्मली ब्रॉड फॉर्म में दो तरह के डिस्चार्ज होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इटसेल्फ दो तरह के हैं, सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। किंतु इन रेक्टिफायर की एक प्रॉब्लम है कि जो आउटपुट आता है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की बात करें तो ये न तो प्योर एसी है न प्योर डीसी है। इसे हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो कंटिन्यूसली वेरी करता है। इसीलिए ये पल्सेटिंग डीसी। और इस डीसी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था, रिपल फैक्टर। हाफ वेव का रिपल फैक्टर 1.21 था, फुल वेव का इन जनरल 0.48 है। दोनों में ही रिपल इतना ज्यादा है कि इसको डायरेक्ट डीसी डिवाइस पे हम यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको स्मूथ करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट यूज करने के जो दो इम्पोर्टेंट हमारे पैरामीटर हैं, जो डिवाइसेज हैं, वो एक है इंडक्टर और एक कैपेसिटर। जो प्रेरक इंडक्टर है उसको हम जहाँ आउटपुट लेना उसके सीरीज में लगाते हैं। पिछली क्लास में आपको ध्यान होगा मैंने सीरीज इंडक्टर फिल्टर की बात की थी और बताया था कि सीरीज इंडक्टर जो फिल्टर है ये डीसी को पास होने देता है और एसी को ब्लॉक करता है। इसके कारण इफेक्टिवली रिपल फैक्टर डिक्रीज होता है। और हमने कैलकुलेशन करके निकाला था कि रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी जितना लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा। तो इन जनरल अगर हमें केवल सिंपल इंडक्टर कैपेसिटर यूज़ करना है तो ये उन डिवाइसेस के लिए बेटर है जहाँ आरएल कम होता है, मीन्स जहाँ लोड रेजिस्टेंस का मान कम है, जिसे सामान्य भाषा में हैवी लोड कहते हैं। तो हैवी लोड डिवाइसेस के लिए इंडक्टर, सिंपल इंडक्टर सर्किट सफिशिएंट होता है। बहुत सारी जगह हम इसको उपयोग में लेते हैं। आज इसी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर का मतलब है कि जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। जब हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इस फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इस लोड रेजिस्टेंस पे आना है। अगर इसके पैरेलल में हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो इसकी वर्किंग क्या हो। तो आज की क्लास में हम शंट कैपेसिटर फिल्टर को डिस्कस कर रहे हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर के अनुसार हमने लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। हमारी यहाँ बेसिक कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सी मस्ट बी मच लेस देन आरएल। क्यों, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। यानी 1/ωc शुड बी मस्ट वेरी वेरी लेस देन आरएल। कारण ये है कि कैपेसिटर की क्वालिटी होती है कि वो डीसी से चार्ज होने के बाद डीसी को ब्लॉक कर देता है, यानी डीसी पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और एसी के लिए रिएक्टेंस 1/ωc की रिएक्टेंस देता है। यानी यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो डीसी तो जब ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए डीसी तो थ्रू आरएल जाएगा ही जाएगा। लेकिन एसी के पास दो रास्ते हैं कि थ्रू कैपेसिटर बाईपास भी हो सकती है और आरएल में भी जाए। तो अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस एक्सी इतनी कम हो कि मेजर एसी कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाए तो हमें जो लोड पे आउटपुट मिलेगा वो प्योर डीसी के इक्विवेलेंट होगा। इसलिए हमारी कंडीशन है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी मच लेसर देन आरएल सो दैट मैक्सिमम एसी कंपोनेंट इज बाईपास थ्रू दिस कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर की वैल्यू हमें इस तरह से सेलेक्ट करनी है आरएल के कंपैरिजन में 1/ωc बहुत कम हो और ज्यादातर एसी पार्ट यहाँ से पास हो जाए। अब यहाँ पर जब एसी पार्ट पास होगा तो यहाँ पर थ्योरेटिकली एसी इधर से पास हो गया, डीसी इधर आ गया, तो लोड पे हमें आउटपुट डीसी मिलेगा। बट साइमल्टेनियसली एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कैपेसिटर जो होता है उसकी एक क्वालिटी है कि ड्यूरिंग चार्जिंग वो चार्ज होगा, लेकिन डिस्चार्जिंग में वो जब साइकिल जैसे मान लीजिए 0 से मैक्सिमम पहुंचा
इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज हो चुका, लेकिन जैसे करंट डिक्रीज होगा, डीसी भी डिक्रीज होगी, तो ये डिस्चार्ज होगा और ये एडिशनल करंट प्रोवाइड करेगा। इस कारण जो हमें आउटपुट मिलना है, अगर उसको देखें, प्योरली फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट पल्सेटिंग डीसी है, लेकिन जब हम कैपेसिटर काम में लेते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा कि मैक्सिमम तक जा रहा है। जब मैक्सिमम से डिक्रीज होने लगेगा तो ये ओरिजिनल वेव फॉर्म जैसा या ओरिजिनल सिग्नल जितना डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उस समय कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के कारण जब तक ये जीरो पर आएगा उस समय तक इसमें कुछ करंट फ्लो करता रहेगा, मीन्स ये डीसी करंट में कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से हमारा एसी सिग्नल जो यहाँ पर पास होगा उससे फाइनली हमारे पास लोड पे जो आउटपुट आएगा वो एक ऐसी वेव आएगी जिसमें जीरो नहीं आ रहा, मीन्स डीसी में फ्लक्चुएशन तो है, डीसी की मैक्सिमम वैल्यू वही ईएम है, बट मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है। इस डीसी में जो फ्लक्चुएशन है उसको हमने वीआरपीपी दिया, रिपल दिया है वोल्टेज के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास शंट कैपेसिटर फिल्टर के कारण जो आउटपुट आएगा उसको इन जनरल हम ट्रायंगुलर मान सकते हैं, और ट्रायंगुलर मानने के कारण अगर इसको देखेंगे तो डेफिनेटली इसका रिपल एक नॉर्मल फुल वेव रेक्टिफायर से काफी कम होगा। कैपेसिटर फिल्टर के अंदर जब हमारा T1 ड्यूरेशन के अंदर कैपेसिटर चार्ज होता है, T1 ड्यूरेशन T2 ड्यूरेशन में डिस्चार्ज होता है, ओवरऑल टाइम पीरियड वही रहेगा। इसका मतलब T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू 2T, मीन्स T मीन्स वही जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल का टाइम पीरियड है, मीन्स 1/f के इक्वल। इन जनरल अगर देखें तो जितना टाइम चार्जिंग का होगा उतना ही टाइम डिस्चार्जिंग का होगा, तो हम लिख सकते हैं T1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T2 और दैट विल बी इक्वल टू T/2। तो हम जनरली मान सकते हैं कि कैपेसिटर जितनी देर चार्ज होगा उतनी देर में डिस्चार्ज होगा, तो ओवरऑल साइकिल में ये टोटल टाइम पीरियड का हाफ के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारा अल्टीमेट एम है कि रिपल फैक्टर क्या होगा। हमारे रिपल फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट। तो डीसी तो हमें पता है कि आईडीसी आरएल के इक्वल होगा, लेकिन एसी कंपोनेंट कितना होगा हम इसको वर्कआउट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बात करते हैं कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैपेसिटर की चार्जिंग का बेसिक फॉर्मूला एक कैपेसिटर के लिए होता है Q इज इक्वल टू सी वी। अगर कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, तो Q इज इक्वल टू सी वी होगा, क्योंकि यहाँ रिपल वोल्टेज से ही कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब चार्जिंग के लिए जो Q होगा वो हो जाएगा CVRPP। मीन्स अगर VRPP रिपल वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो इसमें चार्ज गैदर्ड होगा, एकत्रित होगा, उसकी वैल्यू होगी CVRPP। अब अगर इतना ही चार्ज है डिस्चार्ज करेगा तो डिस्चार्जिंग में कितना चार्ज आएगा, क्योंकि सर्किट में करंट आईडीसी चलना है, T/2 ड्यूरेशन तक चलना है, तो डिस्चार्ज का जो चार्ज आएगा वो होगा QDC इज इक्वल टू IDC इंटू T/2। हम अच्छी तरह जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जितना चार्जिंग में चार्ज होना उतना ही डिस्चार्ज होगा, तो Q ड्यूरिंग चार्जिंग मस्ट बी इक्वल टू Q ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो CVRPP का मान हो जाएगा IDC T/2, अर्थात रिपल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस इज इक्वल टू IDC इंटू T/2। अब इसका मतलब रिपल फैक्टर का जो मान आया वो हमारे पास हो गया IDC T/2C। IDC हमारी डीसी वोल्टेज है, T इसका टाइम पीरियड है, 2 नंबर है, C कैपेसिटेंस है। तो इस तरह से V रिपल वोल्टेज का मान हमारे पास यहाँ से आ जाता है। अगर हमारे पास रिपल वोल्टेज का मान आ गया, और चूंकि हमने ये माना है कि इस एनालिसिस के अंदर ट्रायंगुलर वेव है, तो किसी ट्रायंगुलर वेव की जो RMS वैल्यू है यानी T-RMS वो कितनी होगी, वो होगी VRPP अपॉन 2√3। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डायरेक्ट काम में लिया है कि जो ट्रायंगुलर वेव्स होती हैं, ट्रायंगुलर वेव का जो रिपल है उसका RMS जब निकालते हैं तो वो RMS होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2√3। तो अगर रिपल वोल्टेज VRPP है 2√3, तो इससे हम AC कंपोनेंट अगर यहाँ पर निकालते हैं तो जो हमारा इस ट्रायंगुलर वेव का AC वोल्टेज है
वो आ जाएगा आई डी सी टी अपॉन, वहां पर 2 है, ये हो जाएगा 4√3c। नॉर्मली हम जब भी सिग्नल की बात करते हैं तो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड को जैसे मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो वो 1/f से ये हो जाएगा 4√3fc। इसका मतलब जो हमारे पास शंट कैपेसिटर फिल्टर है उसकी जो आउटपुट आ रही है उसका डीसी कंपोनेंट हो गया और एसी कंपोनेंट हो गया आई डी सी अपन 4√3fc। ऑलरेडी डीसी कंपोनेंट इटसेल्फ इसके इक्वल है आई डी सी आर एल, क्योंकि डीसी कंपोनेंट लोड पे आएगा आई डी सी अपॉन आर एल। इससे अगर हम रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं तो रिपल फैक्टर आ जाएगा ई डैश आर एम एस अपॉन ई डी सी। यहाँ से मान रखते हैं, ये हो जाएगा आई डी सी 4√3fc, ई डी सी की जगह ये हो गया आई डी सी आर एल। आप देखें आई डी सी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास शंट कैपेसिटर फिल्टर से जो रिपल फैक्टर आ रहा है उसका मान हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ रिपल फैक्टर आरएल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी लोड रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा रिपल फैक्टर उतना कम होगा। तो फर्स्ट साइड से ये हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर को डिस्कस किया। मैं यहाँ पर इसका फर्दर एनालिसिस के पहले एक आपको बेसिक बात बता दूं कि हमें फिल्टर सर्किट में इंडिविजुअल कैपेसिटर काम में ले सकते हैं, इंडिविजुअल इंडक्टर काम में ले सकते हैं। हमने जब इंडिविजुअल कैपेसिटर को यूज करके रिपल कैलकुलेट करना चाहा तो यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर वेव का कंसेप्ट काम में लिया और हमारा रिपल फैक्टर आ रहा है 1/4√3fc इंटू आर। 4√3 अपने आप में कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, सी कैपेसिटेंस है। इससे रिपल फैक्टर कम होगा, कब ज्यादा होगा आप देख सकते हैं, कम फ्रीक्वेंसी होगी, कैपेसिटेंस का मान कम होगा और सबसे बड़ी बात है आरएल का मान कम होगा। यानी जितना लोड रेजिस्टेंस कम होगा उतना रिपल फैक्टर ज्यादा होगा। हमारा उद्देश्य है कि रिपल कम होना चाहिए और रिपल कम कब होगा, जब आरएल ज्यादा। ध्यान रखिए, जब हमने सिंपल इंडक्टर की बात करी थी तो वहां रिपल फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आरएल के, यानी आरएल ज्यादा होगा तो वहां रिपल फैक्टर ज्यादा था, या आरएल ज्यादा होगा तो रिपल फैक्टर कम होगा। इसके बेस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि सिंपल इंडक्टर फिल्टर वहां काम में लेते हैं जहां लोड रेजिस्टेंस का काम वैल्यू कम होती है। लोड रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है दैट इज हैवी लोड। हैवी लोड का मतलब है रेजिस्टेंस कम होगा। वहीं पर शंट कैपेसिटर फिल्टर वहां उपयोगी है जहां पर आरएल ज्यादा हो। आरएल ज्यादा का मतलब लाइट लोड हो, रेजिस्टेंस ज्यादा है, लोड लाइट है। तो हम फर्स्ट साइड से देख सकते हैं इंडक्टर हम कहां पे काम में लेते हैं, जहां पर हमारा हैवी लोड हो, यानी आरएल का मान कम हो। ये बहुत स्पेसिफिक बात है, हैवी लोड का मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। मीन जहां लोड रेजिस्टेंस कम होगा वहां हम काम में लेंगे सिंपल इंडक्टर फिल्टर। जहां लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां हम काम में लेंगे शंट कैपेसिटर फिल्टर। इन दोनों को यूज करके जैसी रिक्वायरमेंट है हम हमारे रिपल फैक्टर को 0.48 से रिड्यूस करके 0.2, 0.15 तक लेके आ जाते हैं। बट ये मान के चलिए तब भी ये बहुत सारी डिवाइसेस के लिए कहीं ना कहीं जाता है। यानी अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं, पुराना ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर जो चलता था उनके लिए इतना रिपल चल जाएगा, हल्की सी डिस्टर्बेंस नॉइज होगी चल जाएगा, वो खराब नहीं होगा। लेकिन अगर इतने रिपल का हमने किसी मोबाइल चार्जर में काम में लिया तो मोबाइल की बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी। और अगर लैपटॉप और पीसी में काम में लिया तो हो सकता है उसका मदरबोर्ड हो जाए। वहां हम रिपल लेस देन 4% चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें इससे बेटर फिल्टर चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा जहां हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो आज हमारा यहाँ का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस तरह से एक कंक्लूजन है कि सिंपल सर्किट्स में लो रेजिस्टेंस लोड का है, हम वहाँ पर इंडक्टर यूज कर लेंगे। हाई रेजिस्टेंस है, हम कैपेसिटर यूज कर लेंगे। लेकिन और बेटर फिल्ट्रेशन चाहिए तो इनके कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।